उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मणिकर्णिका से सिंधिया घाट तक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उसी के तहत मणिकर्णिका घाट पर एक्शन हो रहा है, लेकिन कुछ लोग सरकार को यहां पर आप देखिए किस तरह से आड़े हाथों ले रहे हैं, विरासत को मिटाने का आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक लाइन में चेतावनी दे दी है और कहा है कि झूठ फैलाने वालों पर ऐसा एक्शन होगा कि नजीर बनेगी। इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये चेतावनी उन लोगों को है जो झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। दुष्प्रचार कर सनातनियों की भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सीएम ने ये बात वाराणसी पहुंचने के बाद कही। साथ ही कहा कि साजिश रची जा रही है और इसीलिए उन्हें यहाँ आना पड़ा। सोशल मीडिया पर मंदिर तोड़ने का वीडियो वायरल है। प्रियंका गांधी से सांस्कृतिक विरासत मिटाना कह रही है और अखिलेश ने इसे बीजेपी के नाश का कारण बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रकार के अनलगल और झूठी तस्वीरें प्रस्तुत करके 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी योगी ने काशी पहुंचकर सारे दावों पर विराम लगा दिया और विपक्ष को भी अपने स्टाइल में समझा दिया कि सनातन से खिलवाड़ किया तो बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदी फिल्मों के बेहद कामयाब म्यूजिक कंपोजर और गायक ए आर रहमान को बॉलीवुड कम्युनल लगने लगा है। देखिए 3 दशक से ज्यादा समय से बॉलीवुड में हिट पर हिट देने के बाद अब उनके एक बयान की वजह से बवाल मच गया है। दरअसल उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें 8 सालों से बॉलीवुड में काम ही नहीं मिल रहा है। उन्होंने बॉलीवुड में सांप्रदायिकता को ठहराया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शायद पिछले 8 साल में सत्ता में बदलाव आया और अब सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो क्रिएटिव नहीं है। ये सांप्रदायिक भावना से भी जुड़े हो सकते हैं। बताइए जरा 35 साल में इन जवाब को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी ऑडियंस सांप्रदायिक नहीं लगी, लेकिन पिछले 8 साल से ये एहसास हो रहा है। साल 2025 में सबसे ज्यादा जिन फिल्मों की चर्चा हुई उनमें छावा रही। रहमान ने ही इसमें म्यूजिक दिए, गाने भी दिए, लेकिन अब इन्हें ये फिल्म समाज को तोड़ने वाली लग रही है। वहीं इस आरोप को जावेद अख्तर ने सिरे से नकार दिया। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं यहाँ पर मुंबई में सभी लोगों से मिलता हूँ, लोग दे हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी कम्युनल एलिमेंट। इंडस्ट्री में लोग अपने पहचान बनाने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन अब खोई हुई शोहरत को पाने के लिए लोग कम्युनल वाली धुन बजाने लगे हैं। तो वहीं अब ए आर रहमान के बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है और लड़ाई हिंदू मुस्लिम पर आ गई है। जहां एक तरफ विपक्ष ए आर रहमान की बातों को सही ठहरा रहा है, तो वहीं हिंदू संगठन ने इस पर अब कड़ी आपत्ति जता दी है और कलाकारों को तो ऐसी बात ना करने की सलाह भी दी गई। जो हरकत है ना, इस तरह के ओछी बयान, ये कोई राजनेता दे सकता है, कोई कम से कम किसी कलाकार को शोभा नहीं देता। से देखो 10-12 साल हो गया बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज देखा जा रहा है कि नफरत फैला रहे हैं। वहीं इस मामले में अखिलेश यादव ने पक्षपात पर सवाल उठाया। ए आर रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखता। ऑस्कर विनर अगर इस तरह की बात बोल रहा है तो उसको ऊपर चिंता होनी चाहिए। उसको काम ना मिलना, जिसको पूरी दुनिया ने मान दिया हो, अपने देश में अगर उसको काम नहीं मिल रहा है और केवल उसके धर्म के कारण नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय। वहीं ए आर रहमान के बयान पर एक बार फिर विपक्ष को सरकार पर नए सिरे से हमला करने का मौका मिल गया। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक और पूर्व सीएम आतिशी के गुरुओं की बेअदबी के मामले में अब देखिए एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद भी ये मामला शांत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपने इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा करार दिया है, जबकि स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सदन से माफी मांगने का निर्देश दिया है। विधानसभा स्पीकर ने एफएसएल की रिपोर्ट को पेश करते हुए सदन को बताया कि ऑडियो वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और उसकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी हुई है विद प्रोसीजर और सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर और नियम और कानून से। लेकिन आप भी इसे मानने को तैयार नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कपिल मिश्रा को बचाने का आरोप लगाया है। खुदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। कह रही है कि ऑडियो असली है जी, वीडियो असली है जी, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट में गुरु शब्द की जांच कराई उन्होंने कि उस ऑडियो के अंदर कहीं गुरु शब्द है या नहीं है। मतलब ये विवाद इतनी जल्दी थमने वाला नहीं दिखता। तो जहां एक तरफ महिला सुरक्षा को लेकर सरकार काफी संजीदा है, तो वहीं दूसरी ओर सियासतदानों की तरफ से महिला विरोधी बयान लगातार सामने आते रहते हैं।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक ने तो हद ही पार कर दी है। रेप घटनाओं पर ऐसा बेतुका बयान दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। रेप की ऐसी घिनौनी थ्योरी बताने वाले ये एमपी के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया हैं। एक जनप्रतिनिधि की इस थ्योरी के मुताबिक महिलाओं का सुंदर होना गुनाह है, क्योंकि सुंदर होने की वजह से रेप होने का खतरा रहता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी से महिलाओं पर ऐसा शर्मनाक बयान देने वाले फूल सिंह को पार्टी से निकालने को कहा। राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। अब देखना है कि ऐसी घिनौनी थ्योरी देने वाले कांग्रेस विधायक पर क्या एक्शन लिया जाता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर एक और हिंदू की हत्या की जानकारी है। देखिए, कारोबारी लिंटन चंद्र घोष की हत्या कर दी गई है। पीट कर हिंदू कारोबारी की हत्या की जानकारी है। तो वहीं बांग्लादेश के गाजीपुर के कालीगंज में यह हत्या की गई है। स्वपन मियां और उसके बेटे और पत्नी पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। बांग्लादेश में एक के बाद एक देखिए हिंदू की हत्या की जा रही है और उसी कड़ी में एक और कारोबारी लिंटन चंद्र घोष की हत्या कर दी गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से हुए मौतों के मुद्दों पर सियासत और तेज हो गई है। देखिए, आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से यहां पर मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। मुलाकात के बाद राहुल ने प्रदेश सरकार पर लीपापोती का बड़ा आरोप लगाया। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने राहुल को भोपाल गैस कांड की याद दिला दी। यानी जहरीले पानी पर राहुल गांधी और मोहन यादव में ठन गई है। इंदौर में राहुल गांधी ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की तो सियासत को और हवा मिल गई। राहुल के दौरे को लेकर पहले ही सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी। मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि सरकार ने मुआवजा देकर ध्यान भटकाने की कोशिश की है, लेकिन मोहन यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने राहुल को कांग्रेस का इतिहास याद दिलाया और कहा कि कैसे कांग्रेसी नेताओं ने भोपाल गैस कांड के आरोपी को भगाने में मदद की थी। आज भी यहाँ पर साफ पानी नहीं है, बैंडेड लगा दिया है जो कुछ दिनों के लिए चलेगा। एंडरसन को भगाने में भी कांग्रेस के ही लोगों ने बड़ी मदद की। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। दूषित पानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पहले ही मोहन यादव सरकार पर हमलावर है और अब इसकी आंच दिल्ली तक पहुंच गई है। पूरा गुजरात उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी में मशगूल था, लेकिन इस दौरान भी कट्टरपंथी नफरत फैलाने से बिल्कुल भी नहीं चुके थे। यहां मस्जिद से लाउडस्पीकर के माध्यम से मुस्लिमों को पतंग से दूर रहने की नसीहत दी गई और पतंग उड़ाने को इस्लाम का मजाक कहा गया। जरा सी बात पर खतरे में पड़ जाने वाले इस्लाम को अब पतंग से भी खतरा है। कर्णावती में मकर संक्रांति के दिन मस्जिदों से मौलानाओं के लाउडस्पीकर पर यही अनाउंसमेंट आ रहे थे। तमाम से गुजारिश कर रहे हैं जो मस्जिद के पास जो अपनी छतों के ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं, हम से गुजारिश कर रहे हैं, मौजूदा गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबान करके अपनी छतों से उतर जाएं। ये अपना त्योहार नहीं है, इस्लाम का मजाक न बनाएं। वो पतंग जो किसी धर्म का प्रतीक नहीं है बल्कि गुजरात की संस्कृति है, परंपरा है, लेकिन मौलानाओं ने इसमें भी धर्म ढूंढ लिया है। पर हैरान करने वाली बात यह है कि मुस्लिमों के नए नए रहनुमा बने ओवैसी की पार्टी के सिंबल पतंग ही है। और बीएमसी चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शिवसेना ने पार्षदों को शिफ्ट किया है। नवनिर्वाचित पार्षद होटल में शिफ्ट किए गए हैं। मुंबई के ताज लैंड्स होटल में ये शिफ्ट किए गए हैं। तो वहीं एकनाथ शिंदे ने पार्षदों को होटल भेजा है। देखिए, लगातार बीएमसी चुनाव के बाद कोई भी पार्षद यहां से वहां नहीं हो जाए, इसको सुनिश्चित भी किया जा रहा है। और ऐसी कड़ी में शिवसेना ने अपने पार्षदों को होटल में शिफ्ट किया है। ये होटल से तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार विधानसभा की ही तरह एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है। देखिए, इतना ही नहीं, कांग्रेस सपा जैसे कई पार्टियां जो हैं वो महानगर पालिका से सुपड़ा साफ करवा दिया है, जिसके बाद पार्टी के विजयी उम्मीदवार जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और पार्टी के नेता विवादित टिप्पणियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्हीं में से एक है इम्तियाज जलील, पूर्व सांसद। इम्तियाज जलील ने संभाजी नगर में जश्न मनाया। खुली जीप में बैठकर विजय जुलूस में शामिल हुए।
इस जीत के बाद वहां उम्मीदवार और कार्यकर्ता जोश में थे। जलील की मौजूदगी और उनके लगवाए गए नारों ने माहौल को पूरी तरह से भड़काऊ बना दिया। यहाँ बीजेपी के 57 तो AIMIM के 33 उम्मीदवार जीते, जिसके बाद ओवैसी के नेता कार्यकर्ताओं का तेवर 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहुत कुछ बोलने को दिल कर रहा है, बहुत कुछ लिखने को दिल कर रहा है, लेकिन जो उनको ये कहूंगा कि हमारी तरबियत ही बीच में आती है, उसके हम कुछ नहीं कहेंगे सिवाय इसके कि बाप तो बाप रहेंगे। लेकिन बाप किसके, ये तो ओवैसी ही जानते होंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सपा नेता ST हसन का एक विवादित बयान सामने आया है। रेप पर ST हसन का विवादित बयान सामने आया है। इंटरनेट पर रेप सबसे बड़ा कारण है इंटरनेट की वजह से। उन्होंने ये भी कहा कि युवा हार्मोन्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, शराब के नशे में लोगों को पता नहीं चलता है। ST हसन का ये बेतुका बयान है। मैं इस बात को मानता हूँ कि ये इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता इस वक्त छाई हुई है, जब जवान लड़के उसको देखते हैं तो उनका एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अपने को सेक्स परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इस बीच में अगर कोई महिला या कोई लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने यूनिवर्सिटी की 140 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, तो वहीं जांच में यूनिवर्सिटी का चेयरमैन अवैध कमाई का मुख्य लाभार्थी पाया गया है। इसके साथ ही ईडी ने यूनिवर्सिटी के संस्थापक चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ दिल्ली की एक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने यूनिवर्सिटी के 54 एकड़ के कैंपस और उस पर बने बिल्डिंग को अटैच किया है। जांच में ये पाया गया कि सिद्दीकी ने अपने परिवार के नियंत्रण वाली कंपनियों के जरिए अपराध की कमाई को कई स्तरों पर बांटा और फंडिंग को इन्हीं कंपनियों के माध्यम से घुमाया जा रहा था। प्रबंध ट्रस्टी और चांसलर के नाते सिद्दीकी का पूरा प्रशासनिक, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कंट्रोल था। अब तक अपराध की कमाई 493.24 करोड़ रुपए आकी गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सामने आया है। T20 वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेटर रिंकू सिंह एक बार फिर से नए विवाद में घिर गए हैं। देखिए, ये विवाद जो है वो ऑफ फील्ड का है। दरअसल रिंकू सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है जिसको लेकर अब उनकी जमकर ट्रोलिंग की जा रही है। रिंकू सिंह की सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई ये वो रील है जिसे लेकर उन्हें लोगों की तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। रिंकू से लोगों की नाराजगी इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी रील में भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान गणेश की AI जनरेटेड तस्वीरों का इस्तेमाल किया। इस AI जनरेटेड तस्वीर में सभी भगवान एक कार पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर वो सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं। रिंकू की इस हरकत को भगवान का मजाक उड़ाना बताया जा रहा है और इसीलिए धार्मिक भावनाएं आहत होने पर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर गुस्सा नजर आ रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स उनकी इस रील पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उन्हें इस रील को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने को कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बार फिर से तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। देखिए, प्रवासी मजदूर की मौत को लेकर यहां स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला, तो वहीं इलाके में लोगों ने रेलवे लाइन और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। दरअसल ये हिंसा झारखंड में एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद भड़की थी। इस दौरान गुस्साए लोगों ने कई इलाकों में आगजनी की। इस दौरान भीड़ में एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जिसके बाद यहां भीड़ ने रास्ता दिया। हालांकि एम्बुलेंस जाने के बाद रास्ते को फिर से जाम कर दिया गया। नेशनल हाईवे पर निर्माण कामों में रखे गए लोहे के सरिये को लोग सड़कों पर रखकर हाईवे जाम करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वहां डंपर को भी रोक दिया, लेकिन इस बीच पुलिस ने सड़क खाली करवाकर गाड़ियों को जाने का रास्ता दिया। इलाके में भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई और हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी बुलाया गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है और इस दौरान पुलिस और प्रशासन को हालात को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर कई लोगों की धड़ पकड़ की जानकारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से ये खबर है। आपको बता दें, जी मीडिया के रिपोर्टर पर यहीं पर हमला हुआ था, जिसको लेकर आपने देखा पीएम मोदी ने भी अपनी ओर से बयान जारी किया है। आपको बता दें, बेलडांगा में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण है और इन सब के बीच पुलिस यहाँ पर भीड़ पर लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए और किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और साथ ही साथ अब लोगों को यहाँ से आप देखिए गिरफ्तार किया जा रहा है। लगभग 30 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मीडिया देखते बच्चन
पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा के लिए बिगुल बजा दिया है। देखिए, मौका भले ही वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना हो और विकास की सौगात की बात करनी हो, लेकिन पीएम मोदी ने ममता सरकार को भी आड़े हाथों लिया और यहां पर बंगाल की जनता से विधानसभा में बीजेपी को जीत दिलाने का आह्वान भी दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों में मिली जीत का भी जिक्र किया, लेकिन इशारा बंगाल का था, पर निशाने पर थी ममता। जहां कभी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी ने बीते दिनों नेपाल में हुए जेंजी प्रोटेस्ट के हिमायतियों को भी करारा जवाब दिया है। ये दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन जी बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। पीएम मोदी के तेवर ने दिखा दिया कि आने वाले दिनों में बंगाल में बीजेपी आखिर कितनी मुखर रहने वाली है। बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना कट्टरपंथियों ने नरक से बदतर बना दिया है। देखिए, एक तरफ लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब यूनुस की जिहादी हिंदू मूर्तियों को तोड़ने का खुलेआम ऐलान करते हुए दिखाई दिए। लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार मौन है। बांग्लादेश से आए कट्टरपंथी के वीडियो में देखिए कैसे ये धमकी दे रहा है कि बांग्लादेश में रहना है तो बांग्लादेश के तरीके से रहना होगा। इस धमकी के बाद एक और हिंदू को अपनी जान गंवानी पड़ी है। राजबाबड़ी में रिपन साहा नाम के हिंदू को कुचलकर मार डाला गया। रिपन ने पेट्रोल डालने के बाद पैसे मांगे, जिस पर बीएनपी के नेता ने उसे कुचल दिया। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के मुताबिक 1 दिसंबर 2025 से लेकर 15 फरवरी 2026 तक 15 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। यानी बांग्लादेश में हर 3 दिन पर एक अल्पसंख्यक हिंदू की हत्या हो रही है। लेकिन ना तो यूनुस कुछ कह रहे हैं और ना ही यूनुस की पुलिस। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठन से जुड़े हुए तमाम जिहादी नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या शहबाज आतंकियों को पनाह ऐसे खुलेआम देंगे? शहबाज की बेशर्मी देखिए। पीएमओ में जिहादियों को बुलाया गया, इन आतंकियों के साथ फोटो खिंचवाई गई, साथ ही इन्हें पाकिस्तान के पीएमओ की एक कमेटी में शामिल किया गया। इस फोटो पर जरा गौर कीजिए। तस्वीर में जो चेहरे सीधे शरीफ मुस्लिम धर्मगुरु की तरह दिख रहे हैं, वो दरअसल लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के आतंकी या फिर उनके ट्रेनर या फिर उनके मास्टरमाइंड है। शहबाज ने मौलानाओं की कमेटी को पैगाम-ए-अमन का नाम दिया है और इसका अध्यक्ष हाफिज ताहिर महमूद अशरफी को बनाया है। शहबाज के दफ्तर में इन मौलानाओं की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल है। आतंकियों के बीच साठगांठ का ये बस एक छोटा सा नमूना है। और अब बात एक और पड़ोसी मुल्क की। चीन को इन दिनों विषकन्या का डर लगातार सता रहा है। दरअसल विषकन्या वो जासूस है जो कि चीनी सैनिकों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर उनसे सेना के गहरे राज लगातार उगलवा रही थी और इसी डर से अब चीन सरकार ने रक्षा अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। चीन की सेना के अधिकारियों के हनी ट्रैप में फंसने के बढ़ते मामलों ने शी जिनपिंग सरकार की नींद उड़ा दी है। हुस्न के जाल में फंसाकर ये विषकन्याएं चीन की अब तक कई गोपनीय जानकारियां हासिल कर चुकी हैं। दरअसल कुछ दिन पहले विदेश यात्रा के दौरान एक सरकारी अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे गोपनीय जानकारियां निकलवाए जाने के बाद चीन की चिंता और गहरा गई है। विदेशी खुफिया एजेंसी के जासूसों के इस हथकंडे ने चीनी सरकार को हिला के रख दिया है। इसलिए सेना के अधिकारियों को सतर्क रहने की सख्त चेतावनी जारी की गई है। साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। विषकन्याओं से बचने के लिए चीन की नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट सीक्रेट्स प्रोटेक्शन ने आर्टिकल जारी किया है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पठानकोट में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। घातक हथियारों का जखीरा यहां बरामद किया गया है। 3 AK-47, 5 मैगजीन, 2 पिस्टल बरामद किए गए हैं। तो आपको बता दें 90 से ज्यादा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन में ये हथियार मिले हैं। जैमल सिंह बॉर्डर इलाके से ये हथियार बरामद किए गए हैं। तस्वीरों को आप देखिए। पठानकोट से इस वक्त की ये बड़ी खबर, घातक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। गुजरात के कच्छ में भूमाफिया पर योगी मॉडल वाली स्टाइल में ही एक्शन हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे कि उत्तर प्रदेश में माफिया की जमीन पर पहले बुलडोजर चलाया जा रहा था और उसके बाद उस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बना दिया जाता था। ये उसी माफिया गुलवंत के अवैध तरीके से बने मकान पर बुलडोजर से प्रहार किया जा रहा है। एक नहीं बल्कि 2 बुलडोजर से आलीशान मकान को गिराने का काम किया जा रहा है। हर प्रहार के साथ छत और दीवार जमींदोज होती जा रही है। दरअसल आरोपी गुलवंत पंजाब हरियाणा का रहने वाला है जो कच्छ में कई अपराध में शामिल है।
आरोपी ने कच्छ में ही अवैध तरीके से 600 वर्ग मीटर में मकान बना लिया था और जब वो दादा की पुलिस की रडार पर आया तो फिर योगी वाले स्टाइल में एक्शन शुरू हो गया। कार्रवाई से गुजरात की दादा सरकार ने माफिया और बदमाशों को मैसेज दिया है। संदेश ये है कि अगर अपराध करोगे, सरकारी जमीन पर कब्जा करोगे तो फिर वैसे ही इलाज किया जाएगा। देश की बरेली पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि समाज में नफरत फैलाने की लगातार कोशिश में था। देखिए, आरोपी सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ पोस्ट करता था और सबसे बड़ा खुलासा ये कि आरोपी ने बजरंग दल की तर्ज पर हैदरी दल बनाया था। हैदरी दल नाम से सोशल मीडिया पर बनाए अकाउंट से ये भड़काऊ पोस्ट करता था। मास्टरमाइंड मजहर पुरानी और फर्जी वीडियो को एडिट करके उत्तर प्रदेश की फिजा में जहर घोलने की कोशिश करते थे। हैदरी दल के विभिन्न नामों से संचालित थे। इन सभी का लगातार नाम बदल कर कभी इसका नाम राष्ट्रीय हैदरी दल, कभी अलग अलग नामों से इसे लगातार संचालित किया जा रहा था तथा भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे थे। खुलासा हुआ है कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय हैदरी दल, मुजहर जैसे नामों से कई अकाउंट बना रखे थे और उसका नेटवर्क बरेली तक सीमित नहीं था, बल्कि जहरीला नेटवर्क 100 से ज्यादा शहरों में फैला हुआ था। पुलिस ने संगठन से जुड़े 65 से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट की पहचान की है। पुलिस की पूछताछ में मुफ्ती खालिद नाम के शख्स का पता चला है, जिसे पुलिस अब तलाश कर रही है, जो संगठन का मेंबर है। और देखिए, अगले कुछ घंटों के बाद संगम नगरी प्रयागराज में फिर से आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। मकर संक्रांति के बाद अब आपको बता दें मौनी अमावस्या की बारी है और योगी सरकार की तैयारी यहां पर फुल प्रूफ है, क्योंकि त्रिवेणी में गंगा स्नान करने वाले सनातनियों का यह आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंच सकता है। इसीलिए सीएम योगी ने पहले ही मेला प्रशासन को निर्देश दे दिया था कि आने वाले सनातनियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भीड़ के अनुमान के तहत घाटों की लंबाई पहले ही बढ़ा दी गई थी। मौनी अमावस्या का सनातन धर्म में विशेष महत्व है, ऐसे में विदेशों से भी लोगों के आने की उम्मीद है। मौनी अमावस्या के मौके पर उमड़ने वाला है, करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसी लिहाज से गंगा और यमुना के तट पर जो घाट का एरिया है वो बढ़ाया गया है। 3 जनवरी से शुरू हुए इस माघ मेला के पहले दिन 30 लाख से अधिक सनातनियों ने संगम में डुबकी लगाई। मकर संक्रांति को यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया, तो वही अब अगले कुछ घंटे बाद त्रिवेणी में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 4 करोड़ पार होने का अनुमान जताया जा रहा है। और ये योगी सरकार की एक और परीक्षा है, जिसकी फुल प्रूफ तैयारी योगी सरकार ने कर रखी है। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या से पहले सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए माघ मेले की सुरक्षा के लिए यूपी एटीएस ने कमांडो की संख्या यहां बढ़ा दी है और कमांडो की संख्या लगभग 2 गुनी कर दी गई है। पहले 80 के लगभग कमांडो यूपी एटीएस के मेले में तैनात किए गए थे, लेकिन मौनी अमावस्या के ठीक पहले एटीएस ने कमांडो की संख्या को बढ़ाकर लगभग 150 कर दिया है। दरअसल मौनी अमावस्या के मौके पर 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान है, जिस वजह से सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दी गई है। इस बार यूपी एटीएस ने मेला क्षेत्र के रेतीली जमीन के अलावा जल में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। 2 हाईटेक नाव यूपी एटीएस ने अपने सुरक्षा बेड़े में शामिल किए हैं, जो संगम तट के इर्द गिर्द गश्त करेगी। तो वहीं जिसका मकसद तट के आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना होगा। ये नाव पानी में 40 किलोमीटर की रफ्तार से गश्त लगाती रहेगी। यानी इस बार जल और जमीन दोनों ही जगह पर चलने वाली हाईटेक वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रयागराज माघ मेले में एक तरफ श्रद्धा और शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आस्था के इस मेले में कई बाबा अपनी अनूठी शैली के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और इन्हीं बाबाओं में से एक है गूगल गोल्डन बाबा, जो कि इस बार मेले में जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। सुर्खियों में इसीलिए क्योंकि गूगल गोल्डन बाबा, जिनका असली नाम मनोज आनंद महाराज है, माघ मेले में एक अलग ही सुनहरी दुनिया बसाए हुए हैं। अब जरा बाबा का अंदाज देखिए। उंगलियां सोने से मढ़ी हुई हैं, कान भी सोने से ढके हुए हैं, कलाइयों में सोने के कड़े हैं और हाथों में सोने की चेन लिपटी है। गले में सोने से मढ़े रुद्राक्ष, सोने चांदी के कई शंख धारण किए हुए हैं। ये गोल्डन बाबा आम बर्तनों में खाना नहीं खाते, खाने के लिए चांदी के बर्तन रखे हुए हैं। जिन लड्डू गोपाल को पूजते हैं वो भी सोने के हैं और सोने के झूले में ही विराजमान हैं। इतना ही नहीं, ये गोल्डन बाबा योगी आदित्यनाथ के भी मुरीद हैं। सिर पर चांदी का मुकुट धारण किया हुआ है। योगी को प्रधानमंत्री बनना है, इस संकल्प के लिए उन्होंने चांदी की खड़ाऊ त्याग दी, नंगे पैर रहते हैं। मध्य प्रदेश के सतना में पत्थरबाजी की वजह से एक स्कूल को बंद करना पड़ गया, क्योंकि जैसे ही यहां पर स्कूल खुलता है बच्चों पर पथराव होने लगता है और ऐसे खौफ के चलते अब प्रिंसिपल ने आरोपी की गिरफ्तारी तक स्कूल को नहीं खोलने का बड़ा फैसला लिया है। स्कूल ग्राउंड में पड़े ये बड़े बड़े पत्थर बताने के लिए काफी हैं कि बच्चों और टीचरों में खौफ क्यों है। आरोपी का घर स्कूल के पास में ही है और वो वहीं से पथराव करने लगता है।
दरअसल पवाई गांव में 700 लोग रहते हैं, जहां स्कूल की बाउंड्री से एक घर लगा है। जब स्कूल खुलता है तो आरोपी छत और बाउंड्री के पास से पथराव करने लगता है। बड़े बड़े पत्थर फेंकने की वजह से अब कोई भी स्कूल खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जैसे देखता है कि खुल गए हैं, बच्चे टीचर पढ़ाने लगे तो छत से अपना वहाँ गाली गलौज चालू कर देता है, पत्थरबाजी करने लगता है। इसके बाद इस घटना के बाद से पिछले 5 दिन से स्कूल नहीं खुला। प्रिंसिपल ने पुलिस में शिकायत की, आरोपी की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया। हमारी टीम लगी हुई है, लगातार अभी भाग रहा लुक छिप रहा है, इसको शीघ्र गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जल्द गिरफ्तारी की बात तो कह रही है, लेकिन इस पत्थरबाजी की घटना ने कई बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। दिल्ली के विवेक विहार में कल रात पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में शातिर चोरों को पकड़ा है। दरअसल ये चोर महंगी कारों को टारगेट करते थे और बेहद चतुराई के साथ उसे अनलॉक करके अपने साथ लेकर फरार हो जाते थे। तो वहीं शातिर चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया है और चोर इस जाल में फंस गए। दरअसल पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि चोर कार लेकर भाग रहे हैं, उन्होंने बीच सड़क क्रेन लगा दी, जिसमें चोरों की कार अटक गई। जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने दिलेरी दिखाते हुए कार के शीशे तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन आरोपी ने तेज रफ्तार कार से पीछा किया। पीछे से भी कार आने की वजह से वो वहां से निकल नहीं पाया। खुद को फंसा देख उसने कार को डिवाइडर पर चढ़ा दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने शातिर चोर को ऐसा फंसाया कि उसका बच पाना मुश्किल हो गया। और ये व्हीकल के इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर से उनको कैसे तोड़ते थे, आगे व्हीकल किसको डिलीवर करते थे और इनके इस ऑटो लिफ्टर गैंग में और कौन कौन शामिल है, इसकी हम इन्वेस्टिगेशन आगे करेंगे। पकड़े गए सभी आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। इस गैंग ने अब तक 50 से ज्यादा कार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। और हिसार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें सिस्टम को चुनौती दिया जा रहा है। सिपाही को स्कॉर्पियो पर लटकाया गया है, ये बड़ी जानकारी। सिपाही को लटकाकर गाड़ी दौड़ाई गई है, कार की छत पर बैठकर हुड़दंग यहां पर मचाया गया है और चेतावनी के बाद आरोपियों को छोड़ा गया। इन तस्वीरों को आप देखिए, हिसार से किस तरह से सिस्टम को चुनौती देने वाली यह खबर है। और हिसार में कानून स्कॉर्पियो पर लटक रहा था और लोग तमाशबीन होकर इसका वीडियो बनाते हुए नजर आए। और अब खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से। शादी की पार्टी के दौरान यहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। वजह अगर आप जानेंगे तो सोच में ही पड़ जाएंगे कि आखिर लोगों ने ऐसा क्यों किया। ये यूपी के हापुड़ का लॉज है, जहां हाजी नौशाद ने दावत वलीमा यानी कि शादी की पार्टी का आयोजन किया था। ये फिश फ्राई का स्टॉल है। मछली की डिश देखकर लोग ऐसे बेकाबू हो रहे थे कि हालात को संभालना मुश्किल हो रहा था। हाथ के ऊपर हाथ और प्लेट के ऊपर प्लेट रखने की जंग चल रही थी। स्टॉल पर लगे लोग कड़ी मशक्कत कर रहे थे और इन लोगों की थाली में जल्द से जल्द फिश फ्राई पहुंच जाए, किसी तरह से भीड़ को संभाला जाए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। स्टॉल के बैरियर तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की जा रही थी। सोशल मीडिया पर इस दावत का वीडियो बनाकर यहां जमकर वायरल किया जा रहा है। लोग अलग अलग अंदाज में इस तस्वीर पर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए अब देखिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। नजफगढ़ इलाके की अगर बात करें तो यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई है और इन मशीनों के जरिए यहाँ पानी को साफ करने का काम किया जा रहा है। दरअसल यमुना में सबसे बड़ा प्रदूषण का स्रोत नजफगढ़ ड्रेन ही है। अगर इस ड्रेन की सफाई पूरी तरह से कर दी जाती है तो यमुना में तकरीबन 60 से 70% गंदगी ही खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि 57 किलोमीटर लंबे नजफगढ़ ड्रेन की सफाई के लिए फिनलैंड से मशीनें मंगाई गई है, जो नाले की 6 मीटर गहराई तक गाद निकालने में सक्षम है। इस मशीन का उद्घाटन दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया है। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में यमुना को साफ करने का हमारा दृढ़ संकल्प है। मशीन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जमीन और पानी दोनों में बिना किसी रुकावट के आवाजाही कर सकती है। इन मशीनों की कुल लागत तकरीबन 8 करोड़ रुपए है। इन मशीनों की क्षमता 600 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा है। ये 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर दूर तक गाद निकाल सकता है। इसके अलावा 3 ऑटोमेटिक हॉपर बार्ज भी यहाँ तैयार किए गए हैं। प्रत्येक बार्ज की लागत 1 करोड़ 75 लाख रुपए है। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर घने कोहरे की वजह से इस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक के बाद एक यहाँ 7 गाड़ियां ही आपस में टकराती हुई नजर आई। देखिए, हादसे के बाद यहाँ अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में पुलिस को इस बात की सूचना दी गई के बाद और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा सुबह लगभग 7 बजे मुरादाबाद की ओर जाने वाली सड़क पर हुआ, जहां एक मिनी ट्रक ने पीछे से एक ट्रक को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो ट्रक तो वहां से चला गया, लेकिन मिनी ट्रक के पीछे से आ रही गाड़ियां एक एक करके टकरा गई। हादसे की वजह से कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। इस दौरान दिल्ली लेन पर इस हादसे को देखने के लिए धीमे हुए एक पिकअप वाहन से भी कोहरे के कारण पीछे से आ रही 2 कार टकरा गई। इस हादसे के बाद क्रेन की मदद से गाड़ियों को हटाने का काम किया गया। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं।
वहीं फतेहपुर में भी कोहरे की वजह से आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। इस दौरान टक्कर की वजह से पिकअप वैन में मौजूद सामान हाईवे पर बिखर गया। कोहरे की वजह से हाईवे पर लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे बहराइच से आ रही है। बहराइच में एक बाघ पकड़ा गया है। आजाद नगर इलाके से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और अब बाघ जब वन विभाग की गिरफ्त में आया है तो उसके बाद जो आम लोग हैं उन्होंने यहां पर राहत की सांस ली है। इन तस्वीरों को आप देखिए, आजाद नगर से पकड़ा गया है ये बाघ है। बहराइच में आदमखोर का किस तरह से कहर चल रहा था और इन सब के बीच अब आम जनता के लिए राहत की खबर। और देखिए, आस्था पर अंधविश्वास जो है वो हमेशा ही भारी पड़ता है। ये बात यूपी के बिजनौर के लिए एकदम सही साबित होने लगी है, क्योंकि अब यहाँ हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करने वाले कुत्ते की पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है और इस चमत्कारी कुत्ते का आशीर्वाद लेने के लिए लोगों का तांता लग गया है। जिस मंदिर में भूले भटके लोग कभी पहुंचते थे, अब देखिए इसी मंदिर में लोगों का मेला लगा हुआ है। हनुमान जी और दुर्गा जी की परिक्रमा करने के बाद ये कुत्ता मंदिर के कोने में बैठ गया और लोगों ने माथा टेकना शुरू कर दिया। चढ़ावा भी चढ़ाने लगे, आरती की थाली सज गई, मन्नतें मांगी जाने लगी। पूरा इलाका इस चमत्कारी कुत्ते के दर्शन के लिए पागल हो उठा। मंदिर के बाहर मेला लग गया। भक्तों ने कुत्ते को चमत्कारी और अवतारी मान लिया है तो गद्दा और रजाई भी लगा दिए गए हैं। कुत्ते को दूध पीने के लिए दिया गया, लेकिन उसने उसे सूंघा तक नहीं है ये, लेकिन डिहाइड्रेटेड है, यानी इसके शरीर में पानी की कमी हो रही है। खाना ये नहीं खा रहा है, इसलिए फ्रूट थेरेपी हमने इसे दी है, जिससे कुछ दवाइयाँ दी हैं जिससे इसकी भूख आए। बहरहाल दर्शन पूजन का ये दौर कब तक चलता है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार के सीतामढ़ी में इंसानियत उस वक्त शर्मसार हो गई जब पिकअप की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पिकअप पलट गया, लेकिन लोग यहां पर शख्स को अस्पताल पहुंचाने की बजाय देखिए सड़क पर जो बिखरी हुई मछलियां थी उसको उठाते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें हादसे के बाद की हैं। वीडियो में देखिए कि सड़क पर मछलियां बिखरी हुई हैं और लोग मछलियां उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं पास ही में एक शख्स घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय लोग मछलियां उठाते नजर आ रहे हैं। दरअसल मछलियों से भरी पिकअप ने 2 लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद एक शख्स की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। टक्कर के बाद पिकअप पलट गई और लोगों को इस आपदा में अवसर दिखाई दिया। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 2 तस्वीरों से आप सिविक सेंस समझ सकते हैं। एक तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी की है तो दूसरी चीन की। दोनों जगह हादसा करीब करीब एक जैसा हुआ, लेकिन सिविक सेंस अलग है। सीतामढ़ी में जहां इंसानियत ने दम तोड़ दिया, तो वहीं चीन में लोगों ने सिविक सेंस का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर बिजली पोल पर एक युवक चढ़ गया है। बिजली के पोल पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पोल पर युवक ने जैकेट में आग लगा दी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। युवक के साथ मारपीट भी की गई। इन तस्वीरों को आप देखिए, गोरखपुर से ये तस्वीरें जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। पोल पर युवक चढ़ा, उसके बाद अपनी जैकेट में आग भी लगा दी। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी बुलाया गया और जानकारी ये भी मिल रही है कि युवक के साथ मारपीट की गई थी। छुट्टियों पर नई जगहों को एक्सप्लोर करने की चाहत कई बार आपकी जान की दुश्मन भी बन जाती है। अरुणाचल प्रदेश के एक झील में केरल के 2 टूरिस्ट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जमी हुई झील पर टहलने के लिए ये दोनों गए थे और इसी दौरान ये झील में जा गिरे। झील में गिरते ही दोनों ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। दोनों पर्यटक केरल से अरुणाचल की यात्रा पर आए थे, लेकिन झील में टहलते वक्त आइस ब्रेक होने से झील में गिर गए, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू में जुट गई। रेस्क्यू टीम ने काफी जद्दोजहद के बाद दोनों को झील के बर्फीले पानी से निकाला, लेकिन ठंडे पानी में रहने से दोनों के शरीर अकड़ चुके थे। आनंद फानन में फर्स्ट एड देकर उन्हें हाइपोथर्मिया अटैक से बचाने की कोशिश की गई। उनके गीले कपड़े उतारकर गर्म कपड़े लपेटे गए, आग जलाई गई और उनके पैरों को रगड़ा गया, लेकिन दोनों ही पर्यटकों को बचाया नहीं जा सका। और अब खबर जम्मू के कटरा से, जहां पर श्री माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत पर लगी आग को बुझाने का काम तेजी से किया जा रहा है। देखिए, यहां अचानक से जंगल में लगी आग की वजह से अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि आग के चलते यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है और श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से सुरक्षा निर्देश का पालन करने के लिए कहा है। माता वैष्णो देवी क्षेत्र में आग की वजह से हड़कंप मच गया। तेज हवा और दुर्गम पहाड़ी इलाके की वजह से आग पर पूरी तरह से काबू पाने में मुश्किलें आ रही है।
हालांकि माता के दरबार में हाजिर लगाने पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए राहत की बात यह है कि ये आग यात्रा मार्ग से काफी दूर है और जंगलों में लगी हुई है, इसलिए यात्रा बिना किसी दिक्कत के हो रही है। लेकिन आग के चलते चारों तरफ धुआं फैला हुआ नजर आ रहा है, इसलिए पैदल चल रहे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस परेशानी से बचने के लिए श्राइन बोर्ड ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। श्राइन बोर्ड ने आग प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है। आग पर काबू पाने के लिए विशेष टीमों की तैनाती की गई है, जो आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार में हो गई है। देखिए, 45 दिनों की यात्रा करके बिहार के मोतिहारी पहुंचे इस शिवलिंग को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रामायण मंदिर में स्थापित किया गया और फिर प्राण प्रतिष्ठा यहां पर की गई। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। पूरे विधि विधान के साथ इसे रामायण मंदिर में स्थापित किया गया। दुनिया के इस विशालकाय शिवलिंग को स्थापित करने के लिए 2 विशाल क्रेनों का भी इस्तेमाल किया गया। साधु संतों की मौजूदगी में कई घंटे पहले ही विधि विधान के साथ इस पूजा की शुरुआत की गई। गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के साथ ही यहाँ कई हस्तियां मौजूद रही। भगवान राम बिहार की धरती माँ जानकी की धरती पर आने वाले हैं। उसके पहले महादेव का सकारात्मक ऊर्जा और विश्व का इतने बड़े शिवलिंग का स्थापना, ये कहीं न कहीं सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण का एक ऐतिहासिक क्षण है। फिलहाल मंदिर में शिवलिंग तो स्थापित हो गया है, लेकिन इस पूरे रामायण मंदिर का निर्माण 2030 तक पूरे होने का अनुमान है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की।